हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का हल करेंगे। आज का जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो 5वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन है भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 भाषा और व्याकरण। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गुप्त वंश। प्रश्न नंबर 4 है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 5 है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड वेलेस्ली। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, जातीय कम्युनल पुरस्कार दिया गया था मोंटो द्वारा, एटली द्वारा, मैकडोनाल्ड द्वारा, क्रिप्स द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मैकडोनाल्ड द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 9 है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुँचे? मद्रास, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 10 है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर, दांडी। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 साबरमती आश्रम से। अब भूगोल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है विषुवत रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 180 डिग्री देशांतर रेखा। प्रश्न नंबर 12 है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? सियाल, सीमा, मोहन, नीफे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सियाल। प्रश्न नंबर 13 है, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, गोवा, केरल, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भूतापी ऊर्जा। प्रश्न नंबर 15 है, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित हैं? दक्कन, मालवा, तेलंगाना, छोटा नागपुर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 छोटा नागपुर के पठार में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 16 है, गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपये से कम हो, देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत 1 हो, एक परिवार की एक दिन की आय 100 रुपये से कम हो। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय। प्रश्न नंबर 17 है,
एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं विधि शासन, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, सरकार का आकार, सकल घरेलू उत्पाद, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विधि शासन, मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, सरकार का आकार। विधि शासन, नियामक क्षमता, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विधि शासन, नियामक दक्षता, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इस पे आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है एक देश के द्वारा। अब आगे है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, पशु मालिकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 19 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दुग्ध उत्पादन। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964, जुलाई 1962। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जुलाई 1964। अब आगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित विषय हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 21 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलंकर। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जीवी मावलंकर। प्रश्न नंबर 22 है, किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया? जर्मनी के वेइमर गणतंत्र, आयरलैंड गणतंत्र से, दक्षिण अफ्रीका से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड गणतंत्र से। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया? मूल अधिकारों का अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विवेचना से संबंधित उपबंध। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अब अगला है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो जो पूंजी बिल आएंगे वो सब धन विधेयक के अंतर्गत ही आते हैं। अब अगला प्रश्न नंबर 25 है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। अब आगे है सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 26 है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, जाइलम की द्वितीयक भित्ति, कीटों की शारीरिक भित्ति। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, कोशिका भित्ति, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 27 है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी हैं के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? ऑप्शन है केवल ए और बी, ए बी तथा ए बी तथा ओ, केवल ए बी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए बी तथा ओ कोई भी पाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 है, बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है h/2 पाई, 2h/पाई, 3h/2 पाई, 3h/पाई। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2h/पाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है, खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है? प्रवाह प्रक्रियाएं, गैर प्रवाह प्रक्रियाएं, स्थिरोष्म प्रक्रियाएं। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रवाह प्रक्रियाएं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। एक सिनुसाइडल तरंग में किस कण को सर्वाधिक विस्थापन से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकेंड का समय लगता है? इस तरंग की आवृत्ति है। ऑप्शन दिया हुआ है 2.5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 6.5 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज। तो इसको हल करने के लिए फार्मूला होता है कि एक बिंदु से अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन करने में लगा समय अगर t है तो t बराबर t/4 होता है, जहाँ t कैपिटल T आवर्तकाल है और ये दिया हुआ है 1/4n के बराबर होता है। t बराबर 1/4n, जहाँ n आवृत्ति है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूले में रखेंगे t बराबर 1/4n, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू टी, और t की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.025 सेकेंड। तो n बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 0.025 बराबर 1/0.1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 10 हर्ट्ज। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगर अब आगे प्रारंभिक गणित से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है 8 की पावर a माइनस बी बराबर 8 एवं 8 की पावर a प्लस बी बराबर 512, तो a/b का मान कितना होगा? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए 8 की पावर a माइनस बी बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 की पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। जब आधार बराबर हो तो घातें भी बराबर हो जाती हैं, तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी बराबर 1। इसी तरह अब अगले समीकरण को हम लोग देखेंगे। 8 की पावर a प्लस बी बराबर 512 दिया हुआ है और हम लोग 512 को लिख सकते हैं 8 की पावर 3। तो यहाँ पे 8 की पावर a प्लस बी बराबर 8 की पावर 3, यहाँ पर भी आधार बराबर हो गए तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो इस समीकरण से हमें प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर 3। तो एक समीकरण से मिला a माइनस बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 3 दूसरे समीकरण से। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ये 2a हो जाएगा, b माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। तो 2a बराबर 4, a बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से b का मान निकालने के लिए समीकरण 1 इस समीकरण में रख देंगे, a बराबर 2 रखेंगे हम लोग, तो b बराबर आ जाएगा, b इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि b बराबर आ जाएगा 1। तो a/b बराबर हो जाएगा a का मान 2 और b का मान 1, तो a/b बराबर 2/1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 31 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब आगे प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 32। एक संख्या का 3/5वां भाग उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है, वह संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए यदि हम संख्या को मान लेते हैं कि संख्या यक्स है, तो प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है कि संख्या का 3/5वां भाग यानी कि यक्स का 3/5वां भाग यानी कि 3x/5 ये दिया हुआ है कि उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है। तो इसका 1/4 यानी कि x/4 प्लस 35, 1/4 भाग से 35 अधिक है। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया 3x/5 बराबर x/4 प्लस 35। अब इसको इस साइड लाएंगे समीकरण को हल करने के लिए, तो 3x/5 माइनस x/4 हो जाएगा बराबर 35। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12x माइनस ये हो जाएगा 5x बराबर 35। 12x में से 5x निकालेंगे तो ये बच जाएगा 7x/20 बराबर 35। 7 से 35 काट देंगे 5, तो x बराबर आ जाएगा 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो x बराबर आ गया 100, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? 100। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि ए के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है एवं फिर उसे 20% कम कर दिया जाता है, उसके वेतन में निवल परिवर्तन होगा। तो मान लेते हैं ए का वेतन 100 रुपये है प्रारंभ में, तो 100 में 20% की वृद्धि की जाती है। जब 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब उसका वेतन हो गया 20% वृद्धि करने के बाद 120। फिर कह रहा है कि फिर उसे 20% कम कर दिया जाता है। तो 120 का 20% जब निकालेंगे तो 120 का 20% निकालेंगे 120 गुणे 20/100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये हो जाएगा 24।
तो 20% कम कर दिया जाता है। तो अब उसकी जो आय हो जाएगी वो हो जाएगी 120 में से 120 में से 24 माइनस हो जाएगा, अब हो जाएगा 94। तो पूछ रहा है कि इसके वेतन में निवल परिवर्तन, तो उसका वेतन पहले 100 था, अब जाके हो गया है 24 घटाने के बाद ये 96 हो जाएगा। अब उसका वेतन हो गया है 96, पहले 100 था अब 96 हो गया है। तो टोटल कितने प्रतिशत की कमी हो गई? 4% की कमी हो गई। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा -4%। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 34। एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 65 से छोटी है, उस संख्या का 1/3 है। मान लेते हैं कि संख्या x है। प्रश्न दिया हुआ है कि एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है, अर्थात x माइनस 37 अगर निकालेंगे तो आएगा x माइनस 37 बराबर जितनी वह 65 से छोटी है, यानी कि 65 माइनस x। इस फार्मूले को, इस समीकरण को बनाएंगे कि एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है तो x माइनस 37 कर देंगे, जितनी वह 65 से छोटी है तो ये हो जाएगा 65 माइनस x। ये दोनों बराबर हैं। उस संख्या का 1/3 पूछ रहा है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x माइनस 37 बराबर 65 माइनस x, तो ये x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा 65 प्लस 37, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 102। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 51। तो संख्या कितनी आ गई? 51। और ये हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 1/3 है। तो 51 का जब 1/3 निकालेंगे तो 51 का 1/3 3 से 51 काट देंगे तो ये आ जाएगा 17। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है 194 की पावर 102 है प्लस 294 की पावर 103 है में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो 194 में इकाई का अंक है 4, और 4 का जब मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 4 × 4 ऐसे जब करेंगे तो ये 4 बार 4 × 4 करेंगे 100 होगा, फिर 4 में 4 गुणा करेंगे तो ये 16 होगा, फिर 16 की इकाई में 6 से 4 से गुणा करेंगे तो 24 होगा। इस प्रकार यह जो 4 का इकाई का स्थान पर रहता है तो ये 2 बार में रिपीट होता है। तो जब 2 बार में रिपीट होता है तो 102 में हम लोग इसकी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो 0 आता है तो जितनी बार में रिपीट होता है उतनी बार इसका गुणा करते हैं। तो जो रिपीट हो रहा है 4 2 बार में, तो 4 का 2 बार में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16। तो जो इकाई का स्थान आ जाएगा वो आ जाएगा 6। और उसी तरह दूसरे में दिया हुआ 294 की पावर 103, इसमें भी 4 2 बार में रिपीट होगा। 4 चौका 16, फिर 4 छक्के 24, 4 आएगा इकाई के स्थान पे। तो फिर 103 में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष आ जाएगा 1। जब यहाँ पे शेष 1 आ जाएगा तो शेष 1 का मतलब 4 का गुणा 1 बार करेंगे तो ये 4 आएगा। तो इसके इकाई के स्थान पे आ जाएगा 4। तो फिर दोनों की इकाई के स्थान को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10, यानी कि इकाई के स्थान पे आ जाएगा 0। तो इसका जो सही आंसर आएगा इकाई के स्थान पे 0, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 36 है, सरल शब्द का विलोम शब्द कठिन, तरल, गलत, जटिल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सरल का विलोम शब्द कठिन। फिर प्रश्न नंबर 37 है, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द दिन, उजाला, सुबह, रात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रजनी का समानार्थक शब्द रात है। फिर है, साध्वाचारण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस आचरण, साध प्लस आचरण। तो इसका जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर 3 साधु प्लस आचरण, साध्वाचरण। प्रश्न नंबर 39 है, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अस्थाई, हिंदी, हिंदू, दायित्व। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 3 हिंदू। द में इसमें बड़ी ऊ की मात्रा होगी। प्रश्न नंबर 40 है, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआं पीछे खाई, अजगर गगरी पलटत जाए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसमें जो गलत लोकोक्ति है वो है ऑप्शन नंबर 2 अजगर गगरी पलटत जाए नहीं होता है, छलकत जाए होता है। अब आगे सामान्य अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न है। डायरेक्शन दिया हुआ है, गिवन आर 4 सेंटेंस
चूज द सेंटेंस विच बिलोंग टू द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, सी सिंग्स डिलाइटफुली, द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, ही इज़ फार बेटर नाउ, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सी सिंग्स डिलाइटफुली। अब आगे है डायरेक्शन, यूज एप्रोप्रिएट कंपाउंड कंजक्शन टू फिल अप द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, इफ लाइव्स इज प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन देन व्हाट इज इट्स सिंगुलर फॉर्म। लाइव, लाइफ, लाइवली, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाइफ। अब आगे है प्रश्न नंबर 43। तो डायरेक्शन दिया हुआ है 43 to 45 तक के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव वन ब्रीफ पैसेज विथ 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। पैसेज दिया हुआ है, स्टैमरिंग इज अ हैबिट डिसऑर्डर लिंक्ड विथ lack of self-confidence. Basically, for a child to understand a language, there are 4 stages. The first is learning to understand the spoken language and the second is speaking. Both of these usually develop around the age of 2. The third stage is speaking complex sentences which develops at around 3, and the fourth is when the child recognizes the written alphabet. In 80% of children, while the third and fourth stage are at play, the first two get disturbed because something new is being incorporated in the mind. This is absolutely normal, but what overcautious mothers do is fret a lot and the child develops a fear which later manifests itself as stammering. In fact, most textbooks on stammering state in bold that had there not been any other cautious mothers, hardly anyone would have suffered from stammering. Fluency can be incorporated in the speech of such patients through hypnosis. अब क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 है, स्टैमरिंग इज काज्ड बिकॉज ऑफ फिजिकल डिसऑर्डर, हिंडर्ड ग्रोथ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 44 है, द सेकेंड स्टेज ऑफ ए चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्पीकिंग। क्वेश्चन नंबर 45 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आर बेसिकली द रीज़न फॉर डेवलपिंग अ फियर इन द चाइल्ड्स माइंड, पेरेंट्स, ओवर कॉशियस मदर्स, फादर्स, अंकल्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओवर कॉशियस मदर्स। अब आगे है तर्क एवं तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। ए, बी, सी, डी और ई सभी के पास 9 कंचे या गोलियां हैं। बी 2 गोलियां डी को देता है जो 1 गोली ई को दे देता है। सी 5 गोलियां ई को देता है जो 2 गोली ए को दे देता है। सी 2 गोलियां बी को देता है जो 3 गोलियां ई को देता है। डी 3 गोलियां ए को देता है जो 2 गोलियां बी को दे देता है। पूछ रहा है कि ए के पास कितनी गोलियां हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, चूँकि ए बी सी डी ई हैं, इनके पास सभी के पास 9 गोलियां हैं प्रारंभ में। तो इसके पास भी 9, इसके पास भी 9, इसके पास भी 9, इसके पास भी 9, इसके पास भी 9। अब क्या है कि बी 2 गोलियां डी को देता है। बी 2 गोलियां जब डी को देगा तो इसके पास 2 माइनस हो जाएगी और डी के पास प्लस 2 हो जाएगी। तो इसके पास अब हो गई 11 और इसके पास हो गई 7। तो बी 2 गोलियां डी को देता है जो 1 गोली ई को दे देता है। तो डी जो है 1 गोली ई को दे देगा तो डी ई के पास 1 प्लस हो जाएगा और इसके पास 1 माइनस हो जाएगा। तो 11 में से 1 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 ई के पास भी।
फिर है सी 5 गोलियां ई को देता है, सी 5 गोलियां ई को देगा तो सी के पास 5 माइनस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ई के पास 5 बढ़ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब है सी 5 गोलियां ई को देता है, जो 2 गोली ए को दे देता है, तो ई जो है 2 गोली ए को दे देगा तो ए के पास 2 प्लस हो जाएगा और ई के पास 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13। अब है सी 2 गोलियां बी को दे देता है, सी जो है 2 गोलियां बी को दे देगा तो बी को देगा तो 2 बी में 2 प्लस हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, और इस सी में 2 माइनस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। सी 2 गोलियां बी को दे देता है, हो गया। जो 3 गोलियां ई को दे देता है, तो बी जो है 3 गोलियां ई को दे देगा तो ई में प्लस 3 हो जाएगा तो ये 16 हो गई ई के पास अब, और बी के पास 3 माइनस हो जाएगी तो इसके पास अब हो गई 6 गोलियां। अब आगे है डी 3 गोलियां ए को देता है, डी जो है 3 गोलियां ए को देता है, तो डी 3 गोलियां ए को देगा तो इसके पास प्लस 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, और डी दे रहा है ए को तो डी के पास 3 माइनस हो जाएगा तो डी के पास अब हो गई 7। डी 3 गोलियां ए को देता है, जो 2 गोलियां बी को दे देता है, तो ए जो है 2 गोलियां बी को दे रहा है, तो जब 2 गोली बी को देगा तो 2 माइनस हो जाएगी ए के पास, अब इसके पास 14 में से 2 जाएगा, बच गया 12, और बी के पास प्लस 2 हो गया तो 6 प्लस 2 8 हो गई, तो बी के पास टोटल गोली लास्ट में 8 हो गई, और ए के पास टोटल गोली अंत में 12 हो गई। तो पूछ रहा है ए के पास कितनी गोलियां हैं, तो ए के पास टोटल हो गई 12 गोलियां, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 12। प्रश्न नंबर 47 है, नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार के से समान है, इन 4 समूहों का विश्लेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 के समान नहीं है। तो इसको हम लोग देखेंगे ऑप्शंस को, जेड एम वाई एल दिया हुआ है, तो जेड में से 1 माइनस करेंगे तो ये वाई हो जाएगा, और यम में से 1 माइनस करेंगे तो ये एल हो जाएगा। इसी तरह आर में से 1 माइनस करेंगे तो क्यू हो जाएगा, और ई में से 1 माइनस करेंगे तो ये डी हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है ए से बी ये +1 हो जा रहा है, और एन से ओ हो जा रहा है तो इसमें भी +1 हो जा रहा है। वी में 1 माइनस करेंगे तो ये यू हो जाएगा, और आई में 1 माइनस करेंगे तो ये एच हो जाएगा। तो इसमें जो अलग विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है 48, यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, बादल को नीला कहा जाए, नीला को ज़मीन कहा जाए, ज़मीन को लाल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? तो मछलियाँ रहती हैं पानी में। तो पानी को क्या, पानी है जल में, तो जल को क्या कहा जा रहा है? जल को हरा कहा जा रहा है। तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी? मछलियाँ रहेंगी हरा में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही संख्या चुनें। तो इसको हल करेंगे तो ये 5 है पहले, और दूसरा है 41, तो इसमें 4 + 1 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 है ही। अब इसमें है 4 1 5 9 14 हो जाएगा, और 14 को जब जो ऐड करेंगे तो 1 + 4 ये हो जाएगा 5। इसी तरह इसको ऐड करेंगे 3 2 5 9 14, और 14 को आपस में जोड़ेंगे 1 + 4 तो ये भी 5 हो जा रहा है। इसी तरह विकल्प में हम लोग चेक करेंगे कौन कौन से विकल्प हैं। तो पहले है 581, सभी को जोड़ेंगे तो 8 5 13 1 14, तो ये हो जाएगा 14। तो 1 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। इसलिए हमारा जो अगला संख्या होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 1 581। अब आगे है प्रश्न नंबर 50, खाली स्थान को भरो। तो लोलक की गति का संबंध आवधिक गति से होता है। तो घड़ी के हाथ, जो हाथ की घड़ी होती है उसका संबंध किससे होगा? सीधी गति, वृत्तीय गति, सरल आवर्त गति, तलीय गति। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वृत्तीय गति। जो हाथ की घड़ी होती है वो वृत्तीय गति करती है। अब आगे है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 है,
किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। सुगंधित चावल नागरी दुबराज को, तो ये है अब छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 52 है, साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पाँचवा। आगे है प्रश्न नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कनाडा, ब्रिटेन, भारत, न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 54 है, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है? जॉर्जिया, टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में कौन से स्थान पर है? 5वें, 6वें, 8वें, 9वें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 5वें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, किस बैंक ने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? एसबीआई, आरबीआई, बीओबी, बीओआई। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 57 है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? पीसी महालनोबिस, सी राधाकृष्ण राव, हरीश चंद्र, डीआर कापरेकर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सी राधाकृष्ण राव। प्रश्न नंबर 58 है, किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? फ्रांस, नेपाल, यूक्रेन, भारत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूक्रेन। प्रश्न नंबर 59 है, मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर पहला WPL 2023 फाइनल जीता है? WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2023 फाइनल जीता है। ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली कैपिटल्स। प्रश्न नंबर 60 है, असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीती है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारत ने। अब आगे सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 61 है, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 62 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार क्वेश्चन मार्क के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो आर्टिकल 361 में किसके बारे में दिया हुआ है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल के बारे में। प्रश्न नंबर 63 है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 64 है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। प्रश्न नंबर 65 है, प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, शहनाई, सरस्वती, वीणा, बांसुरी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बांसुरी से। प्रश्न नंबर 66 है, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भरतनाट्यम। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हैपन्ड के लेखक कौन है? सिमोन पेरेज, शशि थरूर, जियान द्रेज, हिलेरी क्लिंटन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हिलेरी क्लिंटन। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 69 है,
राष्ट्रपति किसी राज्य के खाली स्थान से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन हैं राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। प्रश्न नंबर 70 है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। अब आगे है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 71 से 75 तक के लिए है। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। अवतरण दिया हुआ है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए हैं और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। तो इस आधार पर प्रश्न नंबर 71 है, उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है भीड़ में कवि, भीड़ का इस्तेमाल, भीड़ में फंसे लोग, भीड़ की शक्ल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भीड़ में फंसे लोग। प्रश्न नंबर 72 है, भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ से दूर रहना, भीड़ में अपनी शक्ल देखना, भीड़ में खो जाना, भीड़ का इस्तेमाल करना। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भीड़ में अपनी शक्ल देखना। प्रश्न नंबर 73 है, भीड़ किनके लिए रुकावट है? पैदल चलने वालों के लिए। और आगे है, बस में चलने वालों के लिए, मोटर में चलने वालों के लिए, दौड़ने वालों के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोटर में चलने वालों के लिए। प्रश्न नंबर 74 है, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? सरकार के विरुद्ध, जनता के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। प्रश्न नंबर 75 है, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी, नेता, सरकार, पूंजीपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सत्ताधारी। अब निर्देश 76 से 80 तक के प्रश्नों के लिए नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपा कर रख दिए थे। मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में आते समय अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जिसे वह अपनी मेहनत से बनाता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डर कर नहीं बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। प्रश्न नंबर 76 है, वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। कौन? पर से, में, पर से। तो वास्तव में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 77 है, प्रकृति किससे हार मानती है? परिश्रम से, भाग्य से, व्यक्ति से, कायर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 परिश्रम से। प्रश्न नंबर 78 है, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किस में छिपा कर रखे हैं? प्रकृति, मनुष्य, प्राणी, भगवान पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रकृति में। प्रश्न नंबर 79 है, अपने भाग्य का निर्माता कौन है? ईश्वर, मनुष्य, परिश्रम, विश्वास। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य। प्रश्न नंबर 80 है, जो लोग डैश पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। भगवान, प्रकृति, भाग्य, परिश्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भाग्य पर। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। अब आगे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 81 तक से 85 तक के प्रश्नों के लिए नीचे दिया गया दंड
आरेख एक कंपनी द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में 3 प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन 1000 बिस्कुटों की यूनिट में दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ग्लूकोज बिस्किट है, क्रीम क्रैकर बिस्किट है, नमकीन बिस्किट है। अलग अलग वर्ष में दिया हुआ है उत्पादन, और उत्पादन हज़ारों में दिया हुआ है इधर वर्टिकल। प्रश्न नंबर 81 दिया हुआ है 1994 से 1995 में निर्मित ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या में प्रतिशत गिरावट है। तो 1994 ये है, 1995 ये है। तो 1994 में ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या, तो ग्लूकोज बिस्किट है ये वाला। तो 1994 में ग्लूकोज बिस्कुटों की संख्या 30 है, 1995 में है 22.5 हज़ार यानी 22,500। तो गिरावट कितनी हो जा रही है, 30 से ये हो जा रहा है 22.5। तो ये आ जाएगा 7.5 की गिरावट हो रही है। तो प्रतिशत गिरावट पूछ रहा है, तो 7,500 बट्टा कितने से गिरावट हो रही है, 30,000 से। 7.5 बट्टा 30 गुणे 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। 25 आंसर आ जाएगा 25%। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 25% सही होगा। प्रश्न नंबर 82 है वर्ष 1993, 95 तथा 1997 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या और 1994 तथा 96 में उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर है। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे 1993, 95 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या। तो 1993, 95 और 97 में क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की संख्या 93, इसको पहले इरेज कर लेते हैं, 93, 95 और 97। ये पूछ रहा है 93, 95 और 97 में निर्मित क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की कुल संख्या। तो क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की संख्या ये दर्शा रहा है। तो 93 में है 12.5, 95 में है 27.5 और 97 में है 30 + 30। तो 93, 95 और 97 में कुल क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की संख्या हो जाएगी 12.5 + 27.5 + 30 = 70। और आगे पूछ रहा है कि 1994 तथा 96 में उसी प्रकार के बिस्कुटों की कुल संख्या में अंतर। तो 94 और 96 में हम लोग देखेंगे क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की संख्या। तो 94 में है 25 और 96 में है 20। तो 25 और 20 टोटल इसका अंतर पूछ रहा है। तो 94 और 96 में टोटल कितना है, 25 + 20 = 45। तो पूछ रहा है कि 1993, 95 और 97 से अंतर। तो 1993, 95, 97 में है 70। टोटल क्रीम क्रैकर बिस्कुटों की संख्या है 70 और 94 और 96 में है 45। तो 70 में से 45 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 25 और ये है 1000, क्योंकि 1000 में दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25,000। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83 है तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था। तो इसके लिए अलग अलग वर्ष में निकालेंगे हम लोग सभी अलग अलग बिस्कुटों का कितना उत्पादन हुआ एक एक वर्ष में। तो 1993 में अगर देखें तो टोटल उत्पादन हुआ 30 + 12.5 + 22.5। तो इसको जब सभी को ऐड करेंगे तो 1993 में टोटल उत्पादन आ जाएगा बिस्कुटों का। 1993 में टोटल उत्पादन आएगा तीनों को जोड़ने पे 30 + 12.5 + 22.5, ये आ जाएगा 65,000। और इसी तरह 1994 में निकालेंगे तो 30 + 25 + 20, ये आ जाएगा 75,000। इसी तरह 1995 में निकालेंगे 22.5 + 27.5 + 35, ये आ जाएगा 85,000। और 1996 में निकालेंगे 25 + 20 + 30, ये आ जाएगा 75,000। 1997 में निकालेंगे 22.5 + 30 + 27.5, तो ये आ जाएगा 80,000। तो ये आ गया 80,000। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूनतम 3 प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में न्यूनतम था। तो न्यूनतम आ रहा है ये 65। न्यूनतम किस वर्ष में, 1993 में। तो न्यूनतम उत्पादन किस वर्ष में था, तो 1993 में। ऑप्शन नंबर 1
इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 84 है, तीनों प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम था? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इसी आधार पर अधिकतम देखेंगे। अधिकतम है 85, अधिकतम उत्पादन कब है? 85 है। 85,000 किस वर्ष में? 1995 में। तो अधिकतम उत्पादन 1995 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1995। प्रश्न नंबर 85 दिया हुआ है, ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। ग्लूकोज बिस्कुटों के उत्पादन और उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। तो इसके लिए अनुपात निकालेंगे, ग्लूकोज बिस्कुटों का उत्पादन और कुल उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन से अनुपात। तो अलग अलग वर्ष का निकालेंगे। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 1994, 93, 96, 97। तो 94, 93, 96 और 97 में अनुपात निकालेंगे अलग अलग ग्लूकोज बिस्कुटों से। तो ग्लूकोज बिस्कुट, ये वाले जो लाइन है डैश डैश वाली, ये ग्लूकोज बिस्कुट को दर्शा रही है। तो ग्लूकोज बिस्कुट को दर्शा रही है, तो निकालेंगे इसके लिए। तो ग्लूकोज बिस्कुट सबसे पहले 1993 में निकालेंगे। तो ग्लूकोज बिस्कुट है 30, और टोटल हम लोगों ने निकाला था कि ये कितना आया था? 65। 1965 में, 1993 में टोटल 65 उत्पादन हो रहा है। 30 + 12.5 + 22.5, तो इन दोनों का अनुपात 30 संबंधी 65। उसी तरह 94 का, 94 में ग्लूकोज बिस्कुट है 30, और टोटल बिस्कुट हैं 30, 20, 50, 20, 25, 75। तो ये अनुपात हो जाएगा 30 संबंधी 75। और फिर इसके बाद 96 के ऑप्शन में दिया हुआ 30 संबंधी 75। 96 में निकालेंगे। 96 में ग्लूकोज बिस्कुट है 25 संबंधी, टोटल हैं 25 + 20 + 30, तो ये भी हो जाएगा 25 संबंधी 75। और 1997 में पूछ रहा है 22.5 है ग्लूकोज बिस्कुट, 22.5 संबंधी, टोटल हो जाएगा 22.5 + 30 + 27.5, ये हो जाएगा 80। 27.5 संबंधी 80। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ग्लूकोज बिस्कुट उत्पादन में उस वर्ष में बिस्कुटों के कुल उत्पादन का अनुपात अधिकतम था। तो अधिकतम अनुपात, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1994 में ये जो अनुपात है, 1994 में 30 में जब 75 से भाग देंगे तो ये जिसका जो आंसर आएगा वही सबसे अधिकतम होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 संबंधी 75, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 1993, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखें 30 में 65 से भाग देना है और एक 30 में 75 से भाग देना है। तो अगर 65 से भाग देंगे तो इसका मान अधिक आएगा। तो जो अनुपात अधिकतम होगा 30 संबंधी 65 होगा, 30 संबंधी 75 का कम होगा। और इसी तरह 25 से 75 से भाग देना है तो इसका मान भी कम होगा। और 27.5 में 80 से भाग देना है तो इसका मान भी कम होगा। तो सबसे अधिक मान जो आएगा वो आएगा 30 संबंधी 65 का। इस तरह अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको अलग अलग भाग करके चेक कर सकते हैं। 30 संबंधी 65 का मान अधिकतम आएगा 1993 में। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1993 में। अब आगे है निर्देश 86 से 90 तक के प्रश्नों के लिए दिया गया है। निम्नलिखित बहुस्तंभ आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्षों के सर्वेक्षण के अनुसार कामकाजी और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या दी गई है। जो ब्लैक वाला है बिना कामकाजी स्त्रियों को दिखा रहा है, और जो वाइट वाला है जो ब्लैंक है वो कामकाजी स्त्रियों की संख्या को दिखा रहा है। ये अलग अलग वर्षों में दिखा रहा है संख्या सबकी, और संख्या 10 लाख में दी हुई है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 86 है, वर्ष 2010 में बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या उसी वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत पूर्णांक तक शुद्ध करके है। तो 2010 में बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या, तो 2010 ये है, तो बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या ये दर्शा रहा है ब्लैक वाला है, तो ये आ जाएगा 30-35 है। तो बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या 2010 में 35 है। और क्या करें, उस वर्ष की कामकाजी तथा बिना कामकाजी स्त्रियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो कामकाजी स्त्रियों की संख्या है ये 85 और बिना कामकाजी है 35। तो दोनों की टोटल संख्या हो जाएगी ये 5 + 10, 8 × 3 = 11, 1 12, 120, टोटल 120 है। और पूछ रहा है कि बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या से अनुपात प्रतिशत पूछ रहा है। तो बिना कामकाजी हैं 35, टोटल है 120, 35/120 × 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29% पूर्णांक में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
29% ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 87 दिया हुआ है, वर्ष 2009 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात। तो 2009 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या है 70 और बिना कामकाजी स्त्रियों की संख्या है 40। तो दोनों में अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों में अनुपात निकालेंगे 70 संबंधे 40, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 संबंधे 4, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 88, वर्ष 2006 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या और वर्ष 2010 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या का अनुपात। तो 2006 में कामकाजी स्त्रियों का संख्या है 50, वर्ष 2006 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या 50 और वर्ष 2010 में कामकाजी स्त्रियों की संख्या है 85। तो अनुपात निकालना है 50 संबंधे 85, तो ये हो जाएगा 50 संबंधे 85। जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दाम 50, 17 पचे 85, 10 संबंधे 17, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 89, कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर किस वर्ष में सर्वाधिक था। तो 2007, 2008, 2009, 2010। तो इसके लिए सबसे अंतर निकालेंगे 2007, 8, 9, 10 मान निकालेंगे। तो 2006 में अगर हम अंतर निकालते हैं तो ये अंतर देखेंगे तो ये कम है, 2007 में देखेंगे तो ये अंतर कम है, इतना ही है। 2008 में अंतर कुछ है, 2009 में दोनों का बराबर है और जो सबसे अधिक अंतर है 2010 में हमें दिख रहा है इतना लंबा। तो अंतर सबसे अधिक किसमें अधिक है, 2010 में, ये है 85 और 35, इसका अंतर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो सबसे अधिक अंतर 2010 में है 50 का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2010 में कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 90 है, किस वर्ष या किन वर्षों में कामकाजी स्त्रियों और बिना कामकाजी स्त्रियों का अंतर सबसे कम था। तो सबसे कम अंतर पूछ रहा है, तो सबसे कम अंतर हम लोग देखेंगे 2006 में अंतर निकालेंगे तो ये 50 है, ये 60 है, तो अंतर 10 आएगा। इसी तरह इसमें भी अंतर 10 आएगा, इसमें अंतर निकालेंगे 40, 70 है तो ये 30 आएगा, इसमें भी 40, 70 है तो 30 आएगा। तो सबसे कम आ रहा है 10 का 2006 और 2007 में। तो ऑप्शन देखते हैं इसके लिए कौन कौन सा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 है 2006 और 7, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2006 और 7 में सबसे कम है अंतर। अब आगे देखेंगे, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित प्रश्न है। निर्देश 91 से 95 तक के प्रश्नों के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 भिन्न महीनों में 5 भिन्न कंपनियों में निवेश की धनराशि दी हुई है लाख रुपए में। ये कंपनी दिया हुआ है ABCDE और ये माह दिया हुआ है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। प्रश्न नंबर 91 दिया हुआ है, कंपनी C द्वारा मार्च में किया गया निवेश कंपनी A द्वारा उसी माह में किए गए निवेश से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो कंपनी C द्वारा मार्च में, कंपनी C ये मार्च है और ये कंपनी C द्वारा मार्च में 232 और कंपनी A द्वारा उसी माह में किए गए कंपनी A में उसी माह में 132। तो कितना अधिक हो जा रहा है, C द्वारा 232, A द्वारा 132, तो 232 माइनस 132 ये 100 का अधिक हो जा रहा है। कितने से अधिक हो रहा है इसको देखेंगे तो यह अधिक हो रहा है 132 से, A से C में अधिक हो रहा है। कंपनी C द्वारा मार्च में किया गया निवेश कंपनी A द्वारा उसी माह में किए गए निवेश से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो कंपनी A द्वारा पूछ रहा है, कंपनी A द्वारा 132 से निवेश, तो 100/132 गुणे 100, 100/132 गुणे 100 जो करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 76%। तो इसका आंसर आ जाएगा 76%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 92 है, कंपनी B एवं कंपनी D द्वारा सभी माहों को मिलाकर किए गए निवेश के मध्य क्या अंतर है। कंपनी B एवं कंपनी D द्वारा सभी माहों को मिलाकर किए गए निवेश के मध्य क्या अंतर है। तो कंपनी B और D का पूछ रहा है, तो कंपनी B द्वारा कुल निवेश निकालेंगे 236 प्लस 132 प्लस 165 प्लस 230 प्लस 190, ये टोटल आ जाएगा 953 लाख रुपए टोटल आ जाएगा। उसी तरह D का कुल निवेश निकालेंगे 264 प्लस 244 प्लस 185 प्लस 165 प्लस 230, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1088। अब दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर निकालने के लिए 1088 माइनस 953, 1088 माइनस 953
इसको जब आंसर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो ये टोटल आ जाएगा 135 लाख रुपए, क्योंकि लाख रुपए में सब राशि दी हुई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 135 लाख रुपए। अब प्रश्न नंबर 93 दिया हुआ है, दिए गए सभी माहों के दौरान कंपनी सी का औसत निवेश क्या था। सी का औसत निवेश पूछा है, तो सी का टोटल निवेश पहले जोड़ लेंगे सभी माह का, 232 प्लस 236 प्लस 195 प्लस 188 प्लस 134, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 985। और एवरेज पूछ रहा है तो टोटल है 5 महीने का है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 महीने का है, तो ये हो जाएगा 985 बट्टा 5। जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 197 लाख रुपए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा 197। प्रश्न नंबर 94 है, मार्च के महीने में सभी कंपनियों को मिलाकर कुल निवेश एवं मई के महीने में सभी कंपनियों को मिलाकर कुल निवेश के मध्य अंतर। तो मार्च के महीने में सभी कंपनियों के निवेश, तो जब मार्च के महीने में सभी कंपनियों का निवेश पूछ रहा है तो इसको जब हल करेंगे तो ऐड करेंगे, मार्च का है ये, तो सभी कंपनियों को ऐड करेंगे तो 132 प्लस 236 प्लस 232 प्लस 264 प्लस 301, ये टोटल ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1165 लाख रुपए। उसी तरह फिर मई माह का पूछ रहा है, मई के महीने में, तो मई के महीने का निकाल लेंगे, ये मार्च का हो गया, मई का निकालेंगे 255 प्लस 165 प्लस 195 प्लस 185 प्लस 150 बराबर, सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 950 लाख रुपए। अब अंतर पूछ रहा है तो 1165 में से 950 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 215 लाख रुपए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 215 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 4। अब आगे प्रश्न नंबर 95 है, कंपनी ई द्वारा सभी माहों के दौरान औसत निवेश क्या था। तो ई द्वारा सभी माहों के दौरान औसत निवेश, तो ये कंपनी ई है, इसके द्वारा सभी औसत पूरा निकाल लेंगे पहले, 301 प्लस 202 प्लस 150 प्लस 178 प्लस 242, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1073। अब पूछ रहा है कि औसत, तो औसत पूछ रहा है तो टोटल 5 महीने का है, तो 1073 बट्टा 5 कर देंगे, इसको जब चालू करेंगे तो ये आ जाएगा 214.6 लाख रुपए, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आगे निर्देश दिया हुआ है 96 से 100 तक के प्रश्नों के लिए निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 विभिन्न शहरों में विविध अनुशासनों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। ये शहर MPQRSTU और ये दिया हुआ है अनुशासन, अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, पॉलिटेक्निक, MBA, वाणिज्य। प्रश्न नंबर 96 दिया हुआ है, सभी शहरों को मिलाकर वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। तो पूछ रहा है कि वाणिज्य संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की औसत संख्या सभी शहरों की, तो वाणिज्य, ये यहाँ पे वाणिज्य दिया हुआ है, तो सभी का औसत संख्या निकालने के लिए सभी को पहले ऐड कर देंगे, 800 प्लस 810 प्लस 920 प्लस 930 प्लस 950 प्लस 970। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5380। औसत संख्या पूछ रहा है तो टोटल है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, 5380 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 897। तो इसका जो सही आंसर होगा 897, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 97 है, सभी अनुशासनों को मिलाकर शहर Q एवं शहर S में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या के मध्य अंतर पूछ रहा है, Q और S। तो ये रहा शहर Q और ये रहा शहर S, तो दोनों को सभी अनुशासनों को मिलाना है, तो सभी अनुशासनों को जब मिलाएंगे तो इसके लिए Q और S का सभी अनुशासनों को जोड़ देंगे। ये Q है, तो सबसे पहले Q का निकालेंगे तो 390 प्लस 570 प्लस 800 प्लस 930 प्लस 220 प्लस 810। जब इन सबको ऐड करेंगे तो ये Q का आ जाएगा 2920। इसी तरह यस का निकालेंगे, यस का निकालने के लिए 780 प्लस 980 प्लस 1100 प्लस 280 प्लस 930, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4070। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 4070 में से 2920 माइनस कर देंगे, तो 2920 जब माइनस करेंगे 4070 में से तो ये आ जाएगा 1150। तो दोनों के मध्य अंतर आ जाएगा 1150, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 1150। प्रश्न नंबर 98 दिया हुआ है, शहर R एवं S दोनों में चिकित्सा विज्ञान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या शहर P एवं S
में पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है पूछ रहा है। तो शहर आर एवं एस में चिकित्सा विज्ञान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो शहर आर और यस, तो ये शहर आर है और ये शहर यस है। शहर आर और यस में चिकित्सा विज्ञान में, ये चिकित्सा विज्ञान है तो आर और यस में चिकित्सा विज्ञान 680 प्लस 980 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1660। और दिया हुआ है कि शहर पी एवं यस में पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत, पी और यस में पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत, तो 900 पॉलिटेक्निक में है पी में और यस में है 1100, तो 1100 प्लस 900 करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो कितना कम है पूछ रहा है, तो कम है 2000 में से 1660 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 340। 340 कम है, कितने से कम है 2000 से, तो 2000 से 340 कम है तो 340 बट्टा 2000 गुणे 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 17%। अब प्रश्न नंबर 99 दिया हुआ है, शहर आर में अभियंत्रण एवं एमबीए में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात है। तो आर, शहर आर का पूछ रहा है, शहर आर का पूछ रहा है, तो शहर आर ये रहा, शहर आर में अभियंत्रण और एमबीए, अभियंत्रण में है 650, एमबीए में है 260, तो अनुपात पूछ रहा है तो 650 संबंधे 260, तो 650 संबंधे 260 हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 संबंधे 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 संबंधे 2, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 100 दिया हुआ है, शहर यस में एमबीए में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या शहर पी में उसी संकाय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो शहर एस में एमबीए में, तो ये यस है तो शहर यस में एमबीए में है 280 और शहर में पी में, शहर पी में है एमबीए में 200, तो कितना पूछ रहा है कि संख्या कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक में 280 है, 200 अधिक है 80, 80 अधिक है, 280 में से 200 माइनस करेंगे तो 80 अधिक आ जाएगा। तो 80 अधिक है, कितने से 80 अधिक है 200 से, तो 80 बट्टा 200 गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 40%। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। धन्यवाद।